हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राज। तो आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे गैसेस लॉ के बारे में जाने थे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, फिर डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर्स। उन सभी वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसको अच्छे से आप इन तक देखना, समझ आएगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है क्या, कि मेनली ये बात करता है कि जो भी साइंटिस्ट ने हमारा जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स ऑब्जर्व किए थे लेबोरेटरीज में, तो उन्होंने सोचा कि हाउ द पार्टिकुलर सिस्टम इज बिहेविंग अंडर डिफरेंट कंडीशन। मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर सिस्टम हर एक अलग अलग कंडीशन में कैसे वर्क करता होगा। तो वो लोग बहुत इच्छुक थे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे गैस लॉ जो भी थे वो हम लोग को हेल्प करते थे प्रिडिक्ट करने में, कि जैसे कि मान लो कि प्रेशर अगर इंक्रीज होता है, कब, जब हम लोग गैस को अगर कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे। तो वो जानना चाहते थे कि जो मॉलिक्यूलर लेवल्स पे उनमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। जैसे हम लोग प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उनके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स जो हैं उन मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो उसी थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्वेश्चन ये राइज हुआ है। तो इसी को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इस ऑब्जर्वेशन को कैसे समझें, तो यहाँ पे किसी भी गैस के बिहेवियर को समझने के लिए वही यहाँ पे एक थ्योरी आया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो वो क्या थ्योरी था, उसमें मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या थे, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला यहाँ पे कह रहा है, अ गैस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, दीज आर स्फेरिकल एंड इलास्टिक। मतलब एक गैस जो होता है उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और इलास्टिक होते हैं। ठीक होते हैं, समझिए यहाँ पे आया कि एक गैस में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। फिर दूसरा पोस्टुलेट हमारा क्या है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन विद द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मान लो कि अगर यहाँ पे ऐसे कंटेनर बना रहे हैं तो यहाँ पे ये पूरा गैस भरा होगा, तो ये एक तरह से टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस होगा आपका, होगा कि नहीं। बट वही अगर मॉलिक्यूल्स को एक जगह हम लोग गैदर कर लेते हैं, मान लो एकदम इस किसी छोटे से जगह पे, तो ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, एकदम नेग्लिजिबल है वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपेरेटिवली। तो वही कह रहा है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है ना, इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन विद वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब इस कंटेनर का जो वॉल्यूम था उसका कंपैरेटिवली ये वॉल्यूम ऑफ जो मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल, वो क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है। फिर बोल रहा है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई किसी भी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, किसी भी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है किसी भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर या प्रेशर पे। इससे हम लोग एजम्पशन यहाँ से एक निकलता है कि यहाँ पे कि आप गैस क्या कर सकते हैं कि आप एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इट मीन्स हम लोग गैस को एक्सपैंड कर सकते हैं। वो कोई भी जो भी स्पेस उनको मिलेगा, अवेलेबल होगा, वो उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स को पकड़े हुए नहीं है। तो वो इजिली क्या हो सकता है, कहीं भी फैल सकता है, जो भी उनको स्पेस अवेलेबल मिले उसको ऑक्यूपाई कर सकता है। फिर अगला है, द गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर द कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। देखो यहाँ कह रहा है कि जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है वो लगातार एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे से, विद और एक दूसरे से, और वॉल ऑफ कंटेनर, जैसे अगर ये कंटेनर है तो इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है खुद से तो टकरा ही रहे, कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन वो फिर क्या हो रहा है, वॉल ऑफ कंटेनर पे भी एक तरीके से कोलिजन उनका हो रहा है वहां पे। तो समझे कि जो भी गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक दूसरे से कंटिन्यूअसली कोलाइड कर रहे हैं खुद से और वॉल ऑफ कंटेनर पे, और वो जो कोलिजन है एक तरीके का परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, उनके का जो एनर्जी होगा वो सेम होगा। इट मीन्स टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन, यही हम लोग इलास्टिक नेचर के बारे में जानते हैं। परफेक्टली इलास्टिक यही कहता है कि जो भी हमारा एनर्जी कंजर्व हो रहा है यहाँ पे, जो कोलिजन के पहले का जो एनर्जी है और बाद का एनर्जी है वो सेम रहेगा।
बस ये हो सकता है कि देर में भी उन लोग के बीच में जो होगा ना एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, कोलाइडल मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे, लेकिन देखो जो भी उनके अंदर के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं उनके एनर्जी में चेंज आ सकता है, बट टोटल सम एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। जो बिफोर कोलिजन था और आफ्टर कोलिजन था उनके एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। सम ऑफ एनर्जी, जो भी सम ऑफ देयर एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर उनका काइनेटिक एनर्जी लॉस कर जाएगा तो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएगा, गैस क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और अगर तो यहां से समझ में आया। अगला लाइन क्या बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम रैपिड मोशन एट ऑल टेम्परेचर। मतलब क्या कह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, वो एक स्ट्रेट रैंडम मोशन पे रहता है सारे टेम्परेचर पे, हर समय वो क्या करते रहता है, मोशन में रहता है। अगर पार्टिकल अगर रेस्ट में हो गया और कोई फिक्स्ड पोजीशन ऑक्युपाई कर लिया, देन गैस क्या होगा, गैस का भी एक क्या हो जाएगा, फिक्स्ड शेप हो जाएगा, विच इज नॉट ऑब्जॉर्ब, जिसको हम लोग ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो वो गैसेस स्टेट तो रहा नहीं, अगर फिक्स्ड हो गया, मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड हो गया, शेप का एक तरह से सॉलिड बिहेव करेगा फिर वो। तो यहाँ क्या कह रहा है, गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या है, स्ट्रेट है, रैंडम रैपिड मोशन करते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है। अगला पॉइंट आइए जानते हैं। तो अगला पॉइंट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हम लोग एक तरह से ये बात पहले भी जाने थे कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एट मतलब किसी भी पार्टिकुलर टाइम में क्या होगा कि जो भी डिफरेंट पार्टिकल्स हैं गैस के, उसके क्या होंगे, डिफरेंट स्पीड होंगे। और अगर स्पीड डिफरेंट होगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये एजम्पशन रीजनेबल इसलिए है कि मान लो कि जब भी कोई भी पार्टिकल्स है अगर कोलाइड करते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके स्पीड में क्या आएगा, चेंज आएगा। मान लो कि अगर इवन इफ इनिशियल स्पीड उनका सेम भी होगा किसी भी पार्टिकल्स का, तो अगर मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करेंगे तो उनके स्पीड में क्या आएगा, चेंज आएगा आपका। तो क्या हो सकता है कि पार्टिकल्स का जो भी होगा डिफरेंट स्पीड हो सकता है, विच गो ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, हमेशा चेंज हो सकता है क्योंकि ए पार्टिकल्स कभी उससे टकराएगा कभी उससे टकराएगा। तो इनिशियली किसी का सेम हो सकता है, बट आफ्टर कोलिजन किस हर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराने के बाद उनके स्पीड में चेंजेस आएंगे। तो हम लोग इट इज पॉसिबल टू शो दैट थ्रू द इंडिविजुअल स्पीड्स आर चेंजिंग। तो हम लोग एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में स्पीड्स क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। फिर लास्ट पॉइंट है कि द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। पीछे ही बताए थे कि आपका कोई मान लो ऐसे कंटेनर है, तो अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं तो अगर ये कोलाइड कर रहे हैं, कंटिन्यूअस कोलिजन हो रहा है, तो एक तरीका क्या होगा, ये कंटेनर पे एक तरीके का प्रेशर लगाएंगे, कंटेनर के वॉल पे क्या लगाएंगे, एक तरीके का प्रेशर लगाएंगे। अगर यहाँ से एक चीज और थोड़ा जाने कि अगर मान लो किसी भी मॉलिक्यूल्स का वेरिएबल स्पीड है तो उनके काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होगा। तो हम लोग एक तरीके से उनके एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो यही काइनेटिक थ्योरी यहाँ से एज्यूम करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। वही एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। कि जब भी हम किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट बढ़ाते हैं तो क्या होगा, प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा, और हीट करने पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और जितना ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, वॉल्स ऑफ कंटेनर पे स्ट्राइक करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। समझ में आया, जितना हीट बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करेगा उतना ही तेजी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उतना ही मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसके वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। तो ये इतने सारे पोस्टुलेट से आपको समझ आया। तो इसमें दो पोस्टुलेट जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक ये और ये कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो होता है बहुत ही नेग्लेजिबल होता है, और उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है। और एक चीज़ ये चीज़ ध्यान रखना है कि सारे जो पोस्टुलेट्स हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि ऑल postulates are valid for ideal gas only। मतलब ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, आइडियल गैस के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो यहां से समझ गए आप।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम लोग, द गैस इक्वेशन। ठीक है, तो गैस का इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि फॉर आइडियल गैस के लिए क्या होता है हमारा, होता है पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn CRMS स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसकी प्रूफ भी है, जो उसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो आप ये फॉर्मूला देखें। अब इसको यहाँ बता दें क्या क्या है। P यहाँ पे आपका प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M है जो है हम इसको लिख देते हैं, M क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है। ठीक है, मास ऑफ क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है। N जो है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी बात है यहाँ पे N। और जो CRMS है वो है आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगर बात करें हम लोग कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए हमारा n का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ये आपको पता होगा कि 1 मोल ऑफ गैस के लिए हमारा n का वैल्यू क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होता है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो अगर मास निकाला जाए, मान लो अगर मास निकालते हैं कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, तो मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हो जाएगा एक तरीके से आपका 1.66 इंटू 10⁻24। अगर इसको सॉल्व करेंगे इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो मास ऑफ अगर 1 मॉलिक्यूल कोई बोले गैस का कितना होता है, तो वो करेंगे 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो आइए इसको और अच्छे से लिख देते हैं कि आपका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, आपका ये होगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटू 1. सॉरी, आप इसको 1. ऐसे भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे ये लिखो 6. इसी को मैंने इधर तोड़ दिया। ठीक है, आपका ये हो गया। और हम लोग जानते क्या है, m तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है। तो एक फॉर्मूला यहाँ से जो है आपको ये लर्न रखना है, 1/3 m। तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हम लोग पीछे फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, mn CRMS का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो अभी एक तरह से हमारा जो कंक्लूजन निकला कि PV 1/3, वहाँ पे m ये क्या था, m आपका था मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। ठीक है, तो अगर किसी भी, अगर हम लोग 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग देखें कि हम लोग किसकी बात कर रहे थे, 1 मोल ऑफ गैस की। तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू 6.0223, जो n में उतना ही वैल्यू होता है, यानी m इंटू n को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको यहाँ लिख देंगे m CRMS स्क्वायर। ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए बात हुआ, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम लोग जो निकालें तो उसका 1 मोल में n कितना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10⁻23, और m जो होता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो ये दोनों का प्रोडक्ट ही हमारे यहाँ पता चला था मॉलिक्यूलर वेट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि m यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
गैस। ठीक है, ये क्या है, m यहाँ मोलिकुलर वेट ऑफ गैस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे m इंटू n जो है वही मोलिकुलर वेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू 6.023 हमें जो बतला रहा है। ठीक है, यहाँ से ये समझ आया आपको। अगर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये तीन टाइप्स ऑफ के होते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। पहला होता है एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है पहला होता है आपका एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी एवरेज से। दूसरा आपका होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं CRMS। और तीसरा आपका होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं CMP। तो यहाँ पे 3 तरीके का वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एवरेज वेलोसिटी के बारे में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में। तो अगर हम लोग प्लॉट करें एक तरीके से ग्राफ पे, तो ये इस तरीके से होगा कि आपका ये क्या बतलाएगा, ये आपका फ्रैक्शनल ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं फ्रैक्शनल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शनल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बताएगा, ये आपका वेलोसिटी बतलाएगा। ठीक है, तो इसका इस तरीके से कुछ ग्राफ होगा, जिसमें यहाँ पे एक ये पॉइंट मानते हैं, एक ये पॉइंट होता है और एक ये पॉइंट होता है। तो इसको कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक वेलोसिटी आया, ये वेलोसिटी यहाँ पे आया, और ये वेलोसिटी यहाँ पे आया। तो ये जो हमारा वेलोसिटी होता है इसको बोलते हैं CMP। इट मीन्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बुक से डिनोट करते हैं। ये जो होता है हमारा C एवरेज होता है, एवरेज वेलोसिटी, और ये जो होता है हमारा CRMS वेलोसिटी यहाँ पर डिफाइन होता है, जिसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर इसको समझें तो लिख सकते हैं कि फॉर अ गिवन गैस एट अ फिक्स टेम्परेचर, किसी भी अगर फिक्स टेम्परेचर पे अगर बात करें किसी भी गैस के बारे में, तो हमारा जो CRMS होगा ना वो बड़ा होगा C एवरेज से, वो बड़ा होगा C मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से। तो ये आपको लर्न करना है। तो आइए यहाँ पे जानते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जानते हैं कि ईच मॉलिक्यूल्स मूव विथ अ डिफरेंट वेलोसिटी। सारा मॉलिक्यूल जो भी है उसके वेलोसिटीज़ क्या हैं, डिफरेंट है। तो मानते हैं लेट कि n मॉलिक्यूल्स होंगे, लेट n मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंटिंग गिवन सैंपल ऑफ गैस। तो यहाँ से हम लोग लेट करते हैं कि कोई ऐसा कंटेनर होगा मान लीजिए जिसमें n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इस गैस के n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे सैंपल ऑफ गैस के। ठीक है, एंड each one is moving with velocity c1 c2 c3 डॉट डॉट। मान लो कि उनका सबका वेलोसिटी हर एक मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, पहले का C1, दूसरे का C2 C3। तो अगर यहाँ से हम लोग एवरेज निकालें तो C एवरेज क्या होगा, C एवरेज हमारा यही होगा। एवरेज निकालना आप लोग जानते हैं कि सारे वेलोसिटीज को जोड़कर अपॉन नंबर ऑफ टोटल जितने मॉलिक्यूल्स उसे डिवाइड दे दें। तो यानी अगर C1 इसका, अगर फर्स्ट का वेलोसिटी ऑफ N1 मॉलिक्यूल्स, वेलोसिटी ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, वेलोसिटी ऑफ N3 मॉलिक्यूल्स,
तो हर एक मॉलिक्यूल्स का ये वेलोसिटी दिया हुआ है अपॉन टोटल एन। तो अगर एक तरीके से और यहाँ हम लोग लिखें तो सी एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, सी एवरेज हो जाएगा N1, यानी N1 मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी इंटू C1 इंटू C2 N3 C3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा N CN। ठीक है, यही हो जाएगा आपका अपॉन N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 N मॉलिक्यूल्स तक। यही आपका फॉर्मूला आएगा कि सारे मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटीज़ को उससे मल्टीप्लाई कर दिए, यही हमारा सी एवरेज हो जाएगा। तो नोट करते हैं यहाँ से एक हमारा फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं सी एवरेज इक्वल टू रूट अंडर 8RT/πm। ठीक है, इस फॉर्मूले को लर्न करना है जिसमें हमारा पता है कि हियर आर क्या है, आर इज अ गैस कांस्टेंट। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। टी इज टेम्परेचर किस में, केल्विन में। और एम क्या है, एम इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। यहाँ से ये हमारा एक फॉर्मूला मिला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। फिर देखते हैं एक चीज़ यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि फॉर आइडियल गैस हम लोग जानते हैं PM इज इक्वल टू DRT। मेरे लेक्चर में दिया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, इसे हमने प्रूफ किया था। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि RT/M इज इक्वल टू P/D। ये हम लोग पता कर सकते हैं। M नीचे लिया और D इधर लिया तो ये हमारा एक रेशियो निकलेगा RT/P/D। तो यहाँ से सी एवरेज ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि रूट अंडर 8P/πD, और ये भी हो सकता है हमारा 8RT/πm। तो हमारा यहाँ से दो फॉर्मूला निकला, RT/m की जगह P/D पुट कर दिए। इट मीन्स RT/P इज इक्वल टू P/D होगा फॉर अ गिवन गैस, फॉर अ गिवन गैस एट फिक्स्ड टेम्परेचर के लिए हमारा ये होगा। तो आप याद रखेंगे कि RT/m क्या होगा, P/D के बराबर होगा। तो यहाँ से समझिए ये फॉर्मूला आया हमारा, इसका हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में यूज करेंगे। आइए यहाँ पे दूसरा पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में। देखिए जितना भी गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी होता है किस पर डिपेंड करता है, बस वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसके बारे में जानेंगे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या, CRMS जो होगा आपका रूट अंडर, वहाँ पे क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, डॉट 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 CN का, सारे वेलोसिटीज़ का क्या कर लो स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से एक नोट और फॉर्मूला क्या निकलेगा आपका, यहाँ से नोट डाउन कर लें कि CRMS जो होता है आपका वो होता है रूट अंडर 3RT/m, जिसको आप लिख सकते हैं 3P/D, क्योंकि अभी आप लोग पीछे पढ़े थे RT/m किसके बराबर होता है, P/D के लिए एट अ फिक्स टेम्परेचर किसी की गैस के लिए। तीसरा हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या देखते हैं, द वेलोसिटी largest fraction of gas molecules is known as
मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी इसको हम ऐसे लिख दे CMP। जो भी जहाँ पे लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसी को हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। इसका अगर मैथमेटिकली फॉर्मूला जाने तो ये होता है C मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू √2RT/m, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं 2P/d। तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये है और जितना पिछला वाला है। तो सारे वेलोसिटीज़ के फॉर्मूला को पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक नोट डाउन कर लीजिए ये पॉइंट नोट में कि फॉर अ गिवन गैस एट फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक है, क्या होता है हमारा CMP का रेशियो, C एवरेज का रेशियो और C RMS का क्या होगा, √2RT/m √8RT/m और इज इक्वल टू √3RT/m। तो RT/RT/m सबसे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2, यहाँ बचेगा 8/π और यहाँ बचेगा आपका 3। तो इसको रेशियो को निकालें तो आप ये इस तरीके का आएगा 1.128 और 1.224। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। इनका रेशियो ये है 1:1.128 फॉर ए गिवन गैस एट अ फिक्स टेम्परेचर के लिए, ठीक है। अगर इसको और शॉर्ट में अगर हम लोग निकालें तो इसको और अच्छे से देख सकते हैं हम लोग। आप लोग जैसे यहाँ से लिख सकते हैं कि C एवरेज जो होगा वो क्या होगा 0.9 इंटू C RMS के बराबर, या RMS जो होगा वो होगा 1.08 इंटू C एवरेज के बराबर, और C अगर मोस्ट प्रोबेबल निकाला जाए तो हो जाएगा 0.82 इंटू C RMS। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिलेशन, जिसको याद करके आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? तो आइए पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में। कि मान लीजिए कि फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए अगर बात करें, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या PV इज इक्वल टू 1/3 m। यहाँ मॉलिक्यूलर वेट था, वहाँ हम लोग प्रूफ किए थे पीछे, ये हमारा ये फॉर्मूला था। तो PV इज इक्वल टू 1/3 अगर इंटू 2 से मल्टीप्लाई करके हाफ MC RMS स्क्वायर कर दें तो एक तरीके से आपको दिख रहा है 1/3 इंटू 2, ये काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला दिख रहा है, हाफ mv स्क्वायर मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, पर मोल ऑफ गैस। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकला कि PV इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस। तो यहाँ से ये चीज़ निकला आपका PV इक्वल टू, यानी अगर काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस लिखे हैं कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस, ये क्या हो जाएगा 3/2 PV। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर है नीचे, तो ये 3/2 PV आपका आ जाएगा। और 1 मोल ऑफ गैस के लिए आप 4 लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस के लिए जानते हैं PV इक्वल टू क्या nRT। तो 1 मोल के लिए क्या आ जाएगा PV इक्वल टू क्या आ जाएगा RT आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये तो यही चीज़ आप PV के जगह RT भी पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस क्या आ जाएगा आपका 3/2
इंटू आर टी। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। तो एन मोल के लिए क्या कर सकते हैं, वही फॉर एन मोल ऑफ गैस के लिए आप इसको लिख सकते हैं 3/2 एन आर टी। तो ये भी आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस, एन मोल ऑफ गैस के लिए कितना हो जाएगा 3/2 एन आर टी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स का किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, डिपेंड्स ऑन टी एंड एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पे। ठीक है, समझ में आया। तो आइए कुछ और बात जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा। पर मॉलिक्यूल्स के लिए वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर मोल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। आप तो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, इन्हें यहाँ पे क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स के लिए अगर देखें तो क्या है 3/2 पर मोल के लिए क्या है RT अपॉन ये Na आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ऐसे लिख सकते हैं 3/2 R/Na। ठीक है, ये Na हो गया और इंटू T। ठीक है, तो ये R/Na तो आपका कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और Na एवोगाड्रो नंबर भी कांस्टेंट है। तो अगर इसको ऐसे लिखें हम कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा 3/2। तो इस कांस्टेंट को हटा के एक कांस्टेंट आया हमारा T, तो K ये हमारा एक यहाँ से फॉर्मूला बना। तो हियर K क्या है, K इज इक्वल टू है R/Na है, K इज इक्वल टू क्या है R/Na है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के का वही वैल्यू आपका होता है, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो यहाँ से एक रिलेशन ये भी पता चला 3/2 kT और यहाँ से के का वैल्यू। तो आइए कुछ और सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सम, ये सारा चीज़ न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत हेल्प करेंगे, जो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जेईई मेंस एडवांस नीट्स लेवल के। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि लेट कि जो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस का कितना होगा m0। मान लेते हैं कि उसका मास कितना होगा m0 होगा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल होगा वो कितना होगा, वो n होगा आपका। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, CRMS का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते ही हैं क्या होता है, 1/2 mCRMS स्क्वायर। ये जानते हैं, ये चीज़ आप जानते हैं अच्छे तरीके से, हाफ इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू CRMS का स्क्वायर। तो टोटल मास ऑफ गैस m है, टोटल मास लिख देते हैं, टोटल मास ऑफ गैस जो m के बराबर है, वो किसके बराबर था, आपको पढ़ाए थे पीछे कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, किसके, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वन मोल के लिए वही था 6.022, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता नहीं है, तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे n है। तो अगर मास ऑफ ये m है, ये टोटल मास को हम लोग m माने हैं, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल m0 माने थे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n माने थे। या अभी यही माने थे हम लोग कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स कितना है, m0 ऊपर माने हैं और टोटल मॉलिक्यूल्स n माने हैं, और टोटल मास ऑफ गैस कितना था m, जो हम लोग पीछे
पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ क्या निकल के आता है कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू एम इंटू सी आर एम एस का स्क्वायर। तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो मास ऑफ गैस होगा वही मॉलिक्यूलर वेट भी होगा, सेम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस होगा, वो भी किसके बराबर होगा, एम ही के बराबर होगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ इंटू एम सी आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ से आपका प्रूफ हुआ। तो समझ में आया यहाँ पे क्या है, एम तो आपको पता है टोटल मास की बात हुई थी, तो टोटल मास ऑफ गैस भी किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है, ओके, थैंक यू।